हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने अवकल समीकरण बनाने की पहली विधि का अध्ययन किया था। आज हम लोग अवकल समीकरण बनाने की दूसरी विधि की बात करेंगे। तो हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि अवकल समीकरण बनाने की दूसरी विधि में हमें पहले से एक स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बीच में एक संबंध या समीकरण, एक रिश्ता समीकरण के रूप में हमें मिला होता है और हमें उसकी सहायता से अवकल समीकरण प्राप्त करना होता है। तो हम देखेंगे कि इससे पहले जब हम लोगों ने अवकल गणित स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने चर अचर के बारे में पढ़ा था और साथ में अचरों के जैसे चर दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। बिल्कुल इसी प्रकार से बताया गया था कि अचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वेच्छ अचर और दूसरा होता है निरपेक्ष अचर। यानी कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग इसको, और इस वाले को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो जब हम कोई समीकरण लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं कि y स्क्वायर बराबर 4x, तो हम लोग जानते हैं ये एक परवलय का समीकरण है और ये परवलय कैसा है, इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और अक्ष जो है वो x अक्ष के अनुदिश है और शीर्ष पर स्पर्शी y अक्ष है। इस तरह की स्थिति अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। ये इस तरह का परवलय है। लेकिन अगर मैं इसी समीकरण में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहां पर एक चीज आ गई है a, और a का मान मुझे नहीं मालूम है। a का मान हो सकता है 1, a का मान 2 भी हो सकता है, a का मान हो सकता है 7/3, a का मान कुछ भी हो सकता है। और जब a का मान हम लोग इसके अंदर बदलेंगे तो हमें अलग अलग आकृति के परवलय मिलेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो परवलय है ये तो एक अकेला है, लेकिन ये जो दूसरा वाला जो समीकरण है वो एक परवलय नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे परवलय सम्मिलित हैं। इसलिए इस परवलय को, दूसरे वाले परवलय को हम सिंपली परवलय ना कह करके परवलय परिवार का समीकरण कहते हैं। और ए जो यहां पर है इसे हम कहते हैं स्वेच्छ अचर। तो जब हमें कभी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बीच में कोई ऐसा संबंध मिलता है जिसके अंदर कोई स्वेच्छ अचर मौजूद हो, तो हम उस दिए गए समीकरण की सहायता से एक अवकल समीकरण बना सकते हैं। और अवकल समीकरण बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम दिए गए समीकरण का अवकलन करें और अवकलन करने के पश्चात इस स्वेच्छ अचर को विलुप्त करें, गायब करें। किस किस के बीच? इस दिए गए समीकरण के और इसके बाद आने वाले अवकलजों के बीच में। अब वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले मैं अभी और एक चीज बता दूं, जैसे मैंने कहा कि a बराबर 1 रखेंगे तो एक परवलय मिलेगा, a बराबर 2 रखेंगे दूसरा परवलय, a बराबर सम आदि। ये होता कैसे है कि जितना a का मान बढ़ता चला जाता है उतना ही परवलय का मुंह जो है खुलता चला जाता है ऐसे, लेकिन परवलय का शीर्ष वही रहता है। और इस तरीके से ये एक परवलय परिवार का समीकरण कहलाता है। अब हम इस विधि से एक अवकल समीकरण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण लिखा गया है, वक्रों के कुल। यहाँ जो कुल शब्द इस्तेमाल किया गया है ये परिवार का द्योतक है। वक्रों के परिवार ये भी हम लोग कह सकते हैं। उसका समीकरण क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ y बराबर mx, यानी कि y बराबर mx एक वक्र परिवार को, वक्रों के कुल को निरूपित करता है और हमें इस वक्रों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और जबकि उसने बता दिया हमें कि m एक स्वेच्छ अचर है, तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर जरा हम देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि हम दिए गए वक्र परिवार
के समीकरण को जिसमें स्वेच्छ अचर मौजूद है उसको लेकर के उसका अवकलित करते चले जाते हैं। कब तक अवकलित करेंगे ये बाद में पता लगेगा अभी, लेकिन हमारा एम क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम किसी प्रकार से इस एम को गायब करें। तो देखिए हम लिखते हैं वक्र कुल का समीकरण y बराबर mx। अब इस वक्र परिवार के समीकरण में कितने स्वेच्छ अचर हैं, हम जानते हैं केवल एक है। अब इसको गायब करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी प्रकार से m का मान निकालेंगे। m का मान कैसे निकालेंगे, मैंने बताया क्योंकि अवकल समीकरण ज्ञात करना तो अवकलन तो जरूर करना पड़ेगा ताकि अवकलज समीकरण में अवकलज आ सके। तो सबसे पहले तो हम इसका अवकलन करेंगे और किसी भी प्रकार से इस m का मान निकालेंगे और m का मान इसी के अंदर रख देंगे ताकि m गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए। x के सापेक्ष हमने क्या किया, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटे dx और m ये रह गया और x का हो गया 1। अब हम लोग क्या करें, m को विलुप्त करना मैंने बताया अभी आपको। तो m का मान क्या आ गया, इंप्लाई दैट m का मान आ गया हमारे पास m बराबर dy बटे dx। तो मैं ये m का मान dy बटे dx समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में रखने पर y बराबर m की जगह dy बटे dx और x, तो हम इसे या तो आगे पीछे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं x dy बटे dx और यही अभीष्ट समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो हमने क्या देखा कि हमें जो वक्र परिवार या वक्र कुल का समीकरण दिया गया होगा हमें उसको अवकलन करना है। कितनी बार अवकलन करना है ये बाद में पता लगेगा अभी धीरे धीरे, लेकिन हमें उसको अवकलन करना है। और हमारा उद्देश्य ये होता है किसी भी प्रकार से हम लोग इसके वक्र परिवार के समीकरण में जो स्वेच्छ अचर मौजूद है उसको विलुप्त करना हमारा उद्देश्य होता है। और जब ये विलोपन का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम लोग एक दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वक्र के कुल यानी कि वक्र परिवार का समीकरण। वक्र कुल का समीकरण y बराबर a साइन x प्लस बी। अब इसमें उसने कहा है कि इसका हमें अवकल समीकरण प्राप्त करना है और इसमें उसने देखा है कि जिसमें a और b स्वेच्छ अचर हैं। तो कितने स्वेच्छ अचर हैं, 2। आपने पिछला समीकरण देखा, एक स्वेच्छ अचर था उसमें और हमें उसका विलोपन करने के लिए हमने एक बार अवकलन किया, हमें m का मान मिल गया, हमने वापस रख दिया, काम खत्म। एक स्वेच्छ अचर मौजूद है तो हमें एक बार अवकलन करने की जरूरत पड़ी। यहां पर 2 स्वेच्छ अचर मौजूद हैं, इन दोनों के मान निकाल करके वापस रखने हैं या किसी भी प्रकार से विलोपन करना है तो हमें इस समीकरण को 2 बार अवकलित करना पड़ेगा। अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं ये आपको पता है, dy बटे dx बराबर a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल हुआ cos x प्लस बी, फिर x प्लस बी का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और b का
1 प्लस 0 यानी कि 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 हो गया। एक बार हमने ये अवकलन कर दिया। हम एक बार और अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ए कांस्टेंट है और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का फिर हम लोग करेंगे एक्स का 1 और बी का 0। लिखने की जरूरत हमें नहीं है, बी को 0। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये समीकरण नंबर 3 हो गया। नहीं भी बनाने की जरूरत है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई कि अगर हम कोशिश करें ये समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 से किसी प्रकार से ए और बी के मान निकाल लें, या कुछ और भी संभव है, कुछ और भी आसान हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि समीकरण नंबर 3 जो है, मैं इसे यूं लिख सकता हूं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। लेकिन आप ध्यान से देखें, समीकरण नंबर 1 क्या कहता है कि ए साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है, वाई के बराबर है। तो मैं इस पूरे को वाई लिख सकता हूं। इंप्लाइज दैट हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ए और बी को गायब करना है एनी हाउ। तो हमने क्या करा, यहां पर वाई रख दिया, चूंकि समीकरण 1 से y बराबर था a साइन x प्लस बी। इंप्लाई दैट डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समीकरण ये जो आया लास्ट वाला हमारा व्यंजक, इसमें हमारे पास अवकलज मौजूद है, y मौजूद है और स्वेच्छ अचर गायब हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य क्या था, आपको पता है, स्वेच्छ अचर गायब करना था, इसलिए वो काम हमारा हो चुका। तो यही अभीष्ट समीकरण, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। आंसर, कल हम लोगों ने अवकल समीकरण के घात और अवकल समीकरण की कोटि के बारे में चर्चा की थी। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए हैं। 2 हमें समीकरण दिए गए थे, वक्र परिवार दिए गए थे, और उनके संगत हमने अवकल समीकरण प्राप्त किए। जरा हम लोग इन दोनों अवकल समीकरणों को एक बार फिर से दोबारा देखते हैं जो हमने प्राप्त किए हैं, कि हम देखेंगे कि इनके क्रम क्या हैं और इनके अंदर जो इनका जो पूर्वक जो हमें मिले हुए थे उनमें कितने स्वेच्छ अचर मौजूद थे। जरा देखिए, जरा ये सब उदाहरण नंबर 2 है हमारा। इसमें हमने देखा कि एक स्वेच्छ अचर मौजूद था पूर्वक के अंदर। तो हमें जो समीकरण मिला, इसमें कितना क्रम का अवकलज मौजूद है, ये प्रथम क्रम का अवकलज मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण जो है अवकल समीकरण, ये प्रथम कोटि का है। इसका मतलब अगर किसी पूर्वक में एक स्वेच्छ अचर है तो उससे प्राप्त होने वाला अवकल समीकरण प्रथम कोटि का होगा। अब हम दूसरे वाले पर आ जाएंगे। यहां पर हमने देखा कि यहां पर 2 स्वेच्छ अचर मौजूद थे, ए और बी। तो इस वाले केस में जो हमें अवकल समीकरण मिला वो ये है। इसमें हमारा जो अवकलज आया वो है द्वितीय कोटि का, द्वितीय क्रम का, इसलिए ये अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, आगे भी जारी रखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे और क्वेश्चन लेंगे कि किसी पूर्वक में जितने स्वेच्छ अचर मौजूद होते हैं उस पूर्वक से प्राप्त होने वाला अवकल समीकरण उतनी ही कोटि का होता है। अगर किसी पूर्वक यानी कि दिए गए वक्र परिवार के अंदर 5 स्वेच्छ अचर हैं तो उससे प्राप्त होने वाला जो अवकल समीकरण होगा वो 5 कोटि का होगा। चलिए अब हम किसी पूर्वक या दिए गए वक्र परिवार की सहायता से
अवकल समीकरण प्राप्त करने की विधि को समझते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि ये आपने जो 2 एग्जाम्पल किए हैं उससे भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी शब्दों में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो हमने देखा कि यदि किसी पूर्ववर्ग में, यहाँ पढ़िए, यदि किसी पूर्ववर्ग में n स्वेच्छ अचर हैं, तो जैसा कि अभी मैंने समझा आपको, तो इसका मतलब nवें क्रम का अवकल समीकरण बनेगा। तो ऐसे पूर्वक को हमें n बार अवकलित, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलित करना होगा और इससे हमें n समीकरण प्राप्त होंगे। अब एक तो पूर्वक यानी कि जो वक्र परिवार का समीकरण दे रखा था वो, और n समीकरण हमने डिफरेंशियल करके प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से टोटल हमें n+1 समीकरण मिल जाते हैं और इन n+1 समीकरणों की सहायता से हम n स्वेच्छ अचरों का विलोपन करके n कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। ये बात आपके समझ में अब तक आ चुकी होगी। चलिए अब हम एक नए उदाहरण पर विचार करते हैं। एक वक्र परिवार का समीकरण आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, y बराबर ae⁻x प्लस b⁻−x के संगत अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, जहां कैपिटल A तथा B क्या हैं भाई? स्वेच्छ अचर हैं। कितने स्वेच्छ अचर हैं? आपको दिखाई दे रहा है 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा और इसका मतलब ये हुआ कि हमें द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होना है। तो हमें दिया क्या है भाई? पूर्ववर्ग का समीकरण या वक्र परिवार का समीकरण y बराबर ae⁻x प्लस b⁻−x, समीकरण 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने किया dy/dx बराबर a कांस्टेंट है, ऐसे ही रखा, e⁻x का e⁻x ही होता है। और फिर हम लिखेंगे b कांस्टेंट है, b का b रहेगा और e⁻−x का e⁻−x होगा और -x का और करना पड़ेगा -1। यहाँ प्लस आया, बराबर हो गया a⁻x माइनस b⁻−x। ये समीकरण नंबर 2। जैसा कि हमें पता 2 स्वेच्छ अचर हैं, 2 बार अवकलन करना है। पुनः अवकलन कर देते हैं। d²y/dx² बराबर a और e⁻x का e⁻x ही होगा माइनस b e⁻−x का e⁻−x और -x का और करना पड़ेगा -1। और जब यहाँ -1 आप लिखेंगे तो ये -1 की इसमें गुणा होगी माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस। इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर इसको माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो चीज लौट करके आई है ये तो हमारा y है वापस, तो मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ। इम्प्लाइज दैट d²y, चलिए अगले पेज पर जाते हैं हम लोग। इम्प्लाइज दैट d²y/dx² बराबर y implies d²y/dx² माइनस y बराबर 0। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पूर्वक के समीकरण में से, वक्र परिवार के समीकरण में से स्वेच्छ अचर गायब हो चुके हैं, इसलिए यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। चलिए अब एक नए उदाहरण पर विचार करते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूर्वक xy बराबर c² के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए जहां c स्वेच्छ अचर है। तो हमने क्या किया, लिखा
पूर्वक एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। स्वेच्छ अचर क्योंकि एक है तो इसका मतलब केवल एक ही बार हमें अवकलन करना पड़ेगा, सी को गायब करना। तो हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्स और वाई की गुणा है यहां पर। तो यहां अवकलन करते समय हमें गुणा का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स को छोड़ दिया और वाई का कर दिया हमने dy बटे dx प्लस, अब की y को छोड़ दिया और x का कर दिया हमने 1 बराबर, अब c चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन हो गया 0। इंप्लाई दैट x dy बटे dx प्लस y बराबर 0। अब चूंकि स्वेच्छ अचर गायब हो चुका है इसलिए यही हमारा अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूर्वक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax बराबर 0 से अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए जहां a स्वेच्छ अचर है। यहाँ स्वेच्छ अचर कितने हैं? केवल एक है, इसलिए हमें केवल एक ही बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। हमने लिखा पूर्वक ये दिया हुआ है, हमने इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बटे dx और 2ax में 2a छोड़ करके x का 1। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में इस 2a का मान निकाल लिया, 2a को यहीं रखा और बाकी सब दूसरी साइड ले गए। सो 2a इज इक्वल टू ये 2x राइट साइड जाकर के माइनस का हुआ, ये 2y dy बटे dx भी माइनस हुआ, माइनस कॉमन, ये आ गया 2a का मान। और ये 2a का मान हम लोग यहाँ समीकरण नंबर 1 में वापस रख देते हैं इस जगह। तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, ये इस प्लस चिन्ह में जब हम लोग यहाँ 2a की जगह माइनस रखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये समीकरण 1 में 2a का मान रखने पर अभीष्ट अवकल समीकरण हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a की जगह रख रहे हैं 2x प्लस 2y dy बटे dx और ये x बाहर वाला जो रखा हुआ था। तो जब इन दोनों की गुणा होगी माइनस 2x इंटू एक्स तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, एक x स्क्वायर ये है, माइनस का 2x स्क्वायर तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर एज इट इज बचेगा और एक टर्म आएगा ये माइनस ये 2xy बनेगा, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर ये 2y है और x बाहर मिल रहा है, तो जब दोनों की गुणा होगी तो ये 2xy dy बटे dx बनेगा। ये चूंकि अब स्वेच्छ अचर a गायब हो चुका है इसलिए ये हमारा अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हम लोग एक एक्सरसाइज पर विचार करेंगे जो आपको घर पर करनी है, कुछ सवाल उसमें से देखिएगा और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकता है। इस प्रश्नावली में मैंने कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चनों को देख लें और चाहेंगे तो मैं आंसर बता दूंगा आपको बाद में, मुझसे अगर पूछेंगे आप तो। बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे। जो कल एक्सरसाइज हमने दी थी शायद आप लोगों ने ना की हो, कुछ क्वेश्चन अटक गए होंगे, तो उनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने ले रहा हूँ। एक अवकल समीकरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें इसकी कोटि तथा घात का निर्धारण करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 2 समीकरण में 2 अवकलज मौजूद हैं, एक तो ये वाला जो तृतीय क्रम का है और एक ये वाला जो प्रथम क्रम का है। तो उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो ये है जिसका क्रम कितना है, कोटि कितनी है, 3। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इस समीकरण की कोटि भी 3 होगी। अब हमें दूसरी चीज देखनी है कि इसकी घात क्या है। तो घात निर्धारित करने के लिए हमें ये बताया गया है कि घात निर्धारित करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कहीं किसी अवकलज के ऊपर कोई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट तो नहीं लगा है, या किसी अवकलज की घात जो है भिन्न के रूप में तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये राइट साइड में वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स का जो होल स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो जब तक हम इस स्क्वायर रूट को हटा ना दें, यानी कि ये जो डी वाई बटे डी एक्स लिखा है इसको इस स्क्वायर रूट से बाहर ना निकाल लें, तब तक हम लोग इसकी घात का निर्धारण नहीं कर सकते। इस रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर यहाँ डी क्यूब वाई जो
तीसरी कोटि का जो हमारा अवकलज है इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और राइट साइड से स्क्वायर रूट हट गया। अब हम लोग इसकी घात का निर्धारण कर सकते हैं और वो घात है क्या भाई, तृतीय क्रम का जो अवकलज है यानी कि उच्चतम क्रम का जो उच्च कोटि का जो अवकलज है उसकी घात कितनी दिखाई दे रही है हमें 2, इसलिए इस समीकरण की वो घात भी 2 है। इसलिए समीकरण की कोटि यानी कि उच्चतम क्रम के अवकलज का क्रम दैट इज 3, समीकरण की घात ये है 2। आपके सामने एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर है। समीकरण अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस रूट डी वाई बटे डी एक्स की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। हम लोग देख रहे हैं इस समीकरण में कि राइट साइड में एक जो प्रथम अवकलज है ये डी वाई बटे डी एक्स ये स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है और जब तक ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तब तक हम इसकी घात का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। कोटि तो निर्धारित हो सकती है, तो इसके रूट को हटाने के लिए, क्योंकि रूट केवल इस पर है तो हमें वर्ग भी अकेले इसी का करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस x को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं। वर्ग करने से पहले हमने लिखा ये समीकरण दिया है, x को हम लेफ्ट साइड ले आए और अब दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। तो यहाँ वर्ग करते ही इसका वर्ग करते ही तो ये स्क्वायर रूट गायब हो गया और जब इसका वर्ग करके लेफ्ट साइड में जब हम वर्ग करेंगे तो इसका जब वर्ग करके खोलेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर डी वाई बटे डी एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इस समीकरण के अंदर उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो ये है और इसका क्रम यानी कि कोटि जो है वो 2 है, तो इसका मतलब इस समीकरण की कोटि भी 2 होगी और उच्चतम क्रम के अवकलज की जो घात है वो भी 2 है। तो इसलिए मतलब वैसे ये उच्चतम क्रम का जो अवकलज है 2 जगह मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर जो घात है वो 2 है लेकिन यहाँ पर जो घात है वो दिख रहा है हमें। यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर घात क्या है 1 है। तो हमें कौन सी लेनी है, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी घात लेनी है हमें। और सबसे बड़ी घात जो है हमारी, सबसे बड़ी घात कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी घात किसकी देखनी है, उच्चतम क्रम के अवकलज की सबसे बड़ी घात। इसका मतलब है एक ही समीकरण में अगर उच्चतम क्रम के अवकलज 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर मौजूद हैं तो उनमें सबसे बड़ी घात के साथ जो पद मौजूद होगा उसी की घात हमें लेनी है और जो कि यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से इस समीकरण की जो कोटि है वो 2 है और इस समीकरण की घात भी 2 है। चलिए।